हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 11 सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। ट्रंप मोदी सिग्नल ट्रेड नेगोशिएशंस में रिज्यूम, बोथ लीडर्स टू स्पीक इन अपकमिंग वीक्स। द कंट्रीज आर स्टिल ऑन ट्रैक टू मीट द फॉल डेडलाइन फॉर द डील। द यूनियन मिनिस्टर गोयल सेज द कंट्री इज इन एन एक्टिव डायलॉग विद द यूएस। दोनों ही देश के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन रिज्यूम होता हुआ हमें मिल सकता है। ट्रेड नेगोशिएशन बिटवीन India and the US are set to resume. President Donald Trump has announced as he and Prime Minister Narendra Modi exchange cordial messages on social media platform. दोनों ही लीडर्स ने cordial message यहाँ पे शेयर किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आने वाले टाइम में दोनों ही देश के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन रिज्यूम होता हुआ देखने को मिल सकता है। द लीडर्स विल स्पीक डायरेक्टली इन अपकमिंग वीक्स which could indicate a restart in the relation that were ruptured over the imposition of 50% tariff on India। आप सभी को मैंने बताया है इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज किया गया है यूएस के द्वारा, जिसकी वजह से जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं यूएस मार्केट में 50% टैरिफ पे बिक रहे हैं और इसकी वजह से इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो यहाँ पे ख़राब होते जा रहे हैं और इस रिलेशन को सुधारने के लिए यहाँ पे ट्रेड नेगोशिएशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको लेके दोनों ही लीडर्स डायरेक्टली आपको अपकमिंग वीक्स में बात करते हुए दिखेंगे। होप आप सभी को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। डब्ड बाय एजेंट 15 इंडियन पिन डाउन इन यूक्रेन एंड रशिया वॉर जोन। 2 इंडियन नेशनल हैव टोल्ड द हिंदू दैट दे आर कॉट इन द बैटलफील्ड इन यूक्रेन where they are being forced to serve on Russian side. The 2 recruit claim there were at least 13 more Indians with them. देखिए, ये इशू को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है रसिया के साथ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट किए थे मॉस्को को इन जुलाई 2024। तो उन्होंने इस इशू को रेज किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द एश्योरेंस केम आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रेज द इशू विथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ड्यूरिंग हिज विजिट टू मॉस्को इन जुलाई 2024। तो इन्होंने इस इशू को रेज किया था बट स्टिल ये जो इशू है ये अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। अभी भी हमारे 15 इंडियन वहाँ पे फंसे हुए हैं जो कि उनको डायरेक्टली यूज़ किया जा रहा है अगेंस्ट द यूक्रेनियन फोर्स। ओके, और ऑल ऑफ देम वेंट टू मॉस्को। ये जितने भी इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं 15, ये सारे मॉस्को गए थे ऑन स्टूडेंट और विजिटल वीज़ा इन पास्ट 6 मंथ। पिछले 6 महीनों में ये वहाँ पे गए। ओके, इनको हायर किया गया एजेंट के द्वारा टू वर्क एज कंस्ट्रक्शन वर्कर बट एंडेड अप इन वॉर जोन्स। ठीक है, बट वहाँ पे उनको क्या किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे काम ना करा के उनको वॉर जोन में भेजा जा रहा है। ऑलरेडी ये इशू को हमने डिस्कस कर रखा है बट स्टिल इट नॉट रिजॉल्व। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। दिल्ली गवर्नमेंट टू माइक्रोचिप 10 लाख stray dogs for rabies control. The Delhi Development Minister Kapil Misra on Wednesday said the government will implant microchips in nearly 10 lakh street dogs in the city in collaboration with United Nations Development Program over the next 2 years. This news is very important. अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इस साल 2025 में अब तक डॉग बाइट के कितना केसेस हमें देखने को मिला है, 26,334 के आसपास, जिसकी वजह से 49 रैबीज़ के केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रैबीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए दिल्ली की जो सरकार है इन्होंने ये फैसला किया है कि जो 10 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं इनके अंदर माइक्रोचिप्स को इम्प्लांट किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। और ये जो किया जाएगा ये अगले 2 सालों में किया जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके। इस मीटिंग में कौन कौन मेंबर थे वो आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। अहेड ऑफ द वर्ल्ड रेबीज डे ऑन 28th of September, it was decided that comprehensive measure would be undertaken in Delhi
फॉर रैबीज कंट्रोल्स। ठीक है, तो रैबीज कंट्रोल को लेके यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स लिया जा रहा है। दीज इंक्लूडेड माइक्रोचिपिंग ऑफ डॉग्स, प्रिवेंटिंग डॉग बाइट इंसिडेंट्स, डिजिटाइजिंग द वैक्सीनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? डॉग्स के अंदर माइक्रोचिपिंग, दूसरा डॉग बाइट्स के इंसिडेंट्स जो है उसको प्रिवेंट करना, और तीसरा जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसको क्या करना, आपके डिजिटाइज करना। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। जो आपके स्पेशल एम्फेसिस हैं, इट वाज प्लेस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग रैबीज कंट्रोल एंड डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट थ्रू माइक्रोचिप्स। ओके, देखिए ये दिल्ली में पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हमने यहाँ पे देखा है कि एक बैंगलोर में प्रोग्राम के तहत यहाँ पे बैंगलोर में भी ये सारी चीज़ें की जा चुकी हैं, जहाँ पे लगभग 60 करोड़ के आसपास एलोकेशन मेड किया गया फॉर द स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट इन 2025-26। ओके, और यहाँ पे अब तक 500 जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनके अंदर जो माइक्रोचिप्स है उसको इम्प्लांट कर दिया जा चुका है। तो ये यहाँ पे पहली बार नहीं हो रहा है, ऑलरेडी हमने ये बेंगलोर में देख रखा है। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द 6th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगा। केरला गवर्नमेंट प्लान्स मेडिकल इंश्योरेंस फॉर एक्सपेट्रेट्स। द पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू इनहांस मेडिकल टूरिज्म इन द स्टेट। It will provide cashless medical service of up to 5 lakh to non-resident Keralatis in a network of over 17,000 hospitals in India. Kerala government is coming with a plan for medical insurance for the people of Kerala. Those who are living in Kerala, those who are the people of Kerala or living within the country or abroad, उनके लिए केरला गवर्नमेंट ने ये प्लान लेके आया है मेडिकल इंश्योरेंस का, जिसके तहत यहाँ पे 5 लाख का कैशलेस मेडिकल सर्विस ऑफर किया जा रहा है इन 17,000 मेडिकल हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। और 10 लाख पर्सनल जो एक्सीडेंट कवर है ये इसके अंदर दिया जाएगा। ओके, और इससे यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए 7 मिलियन जो केरलाटीज हैं वर्ल्ड वाइड, उनको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है इस मेडिकल इंश्योरेंस प्लान से। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। एडिटोरियल का पेज आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। मूव करते हैं ओपिनियन पेज में। बॉटम में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है विच इज़ रिलेटेड टू नेपाल प्रोटेस्ट। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज बिहाइंड नेपाल रेज। देखिए, कल के शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने आप सभी को बताया कि एक रीज़न नहीं हो सकता है किसी भी प्रोटेस्ट का, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, बट एक इवेंट होता है जिसकी वजह से वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो प्रोटेस्ट है, वो क्या होता है, वो स्पार्क होता है। और वो था सोशल मीडिया बैन, जो कि नेपाल सरकार के द्वारा 4 सितंबर 2025 को किया गया। आप सभी को कल के शॉर्ट वीडियो में मैंने ये बताया है कि कैसे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट होता है, क्या क्या रीजंस हैं और अभी प्रेजेंट क्या सिचुएशन है। अगर आप लोगों ने कल का मेरा शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, कोई एक रीज़न नहीं है, बट मैंने आप सभी को बताया कि सोशल मीडिया जो बैन है, जो उसकी सरकार के द्वारा 4 सितंबर को किया गया, ये एक स्पार्क था कॉन्फ्लिक्ट का। ओके, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यूथ जो है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उन्होंने बहुत तेज़ी से, बहुत मैसिव अमाउंट में प्रोटेस्ट किया और फोर्सफुली यहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ के जो पीएम हैं और प्रेसिडेंट हैं, उनको अपने पोस्ट से या फिर पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इसकी वजह क्या क्या है मैं आप सभी को बता देता हूँ। सोशल मीडिया बैन तो ये एकमात्र हो सकता है कि एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट का इशू था, बट उससे पहले बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो चुकी है, जैसे करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यूथ के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेपोटिज्म आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अभी वहाँ की जो सिचुएशन है वो अभी अंडर कंट्रोल नहीं हुई है। ओके, आर्मी ने चार्ज लिया है, बट स्टिल अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैसिव अमाउंट में जो प्रोटेस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है कंप्लीट टर्म अपना नहीं कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे क्लब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, डिस्पाइट ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू बिकमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, नो प्राइम मिनिस्टर हैज़ एवर कंप्लीटेड अ फुल टर्म। किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना कंप्लीट टर्म फुल नहीं किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। ओके, स्पेशली इन द एज कैटेगरी ऑफ 15 to 24, जिसकी वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके पीछे का ये एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ के बीच में
अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक रीजन हो सकता है। ओके, दूसरा करप्शन, ठीक है। तीसरा जो इमीडिएट कॉज था ना, दैट वाज सोशल मीडिया बैन, सोशल मीडिया बैन, जिसके थ्रू 26 मीडिया प्लेटफॉर्म को जिसमें यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको बैन कर दिया गया था। और उसकी वजह से आप देखेंगे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, बट अभी देखिए जो ये बैन है इसको रिवोक कर लिया गया है, बट ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये इशू नहीं था, बल्कि बहुत सारी और भी चीज़ें थी, जैसे कि नेपोटिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन। आपको यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में आप देखेंगे यहाँ पे जो अनइक्वालिटी है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्टिकल कह रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इनइक्वालिटी हमें यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशंस में हमें देखने को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट्स का रेट आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके जो रेमिटेंस है वो अदर कंट्रीज से ज़्यादा आते हैं। ओके, अदर कंट्रीज से ज़्यादा आते हैं। देखिए लगभग बाहर कंट्री से आप देखेंगे कि लगभग 20% इंडिया से आता है। ओके, और कतर से 10%, सऊदी अरेबिया से 9%, मलेशिया से 8.6%, यूएई से 7.1%, और ये जो है नेपाल को बनाता है वन ऑफ द 4th वर्ल्ड मोस्ट रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, तो रेमिटेंस में चौथे नंबर पे नेपाल एग्जिस्ट करता है। पर्सनल रेमिटेंस आप देखेंगे नेपाल का जस्ट 1% से ये बढ़ के कितना हो चुका है, 33% हो चुका है 2024 में। और बाय दिस मेजर नेपाल रैंक्स एज द वर्ल्ड 4th मोस्ट रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टू द अदर कंट्री के ऊपर, ताकि वहाँ से इनको क्या मिलता है, इनकम मिलता है। अपना इनका खुद का इनकम का जनरेशन बहुत कम है, इसकी वजह से इसको रैंक किया गया है 4th मोस्ट रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री। होप आप सभी को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में व्हाट इज नेक्स्ट फॉर इंडियन फुटबॉल। देखिए 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया कमेंसमेंट ऑफ कंट्रीज टॉप फ्लाइट फुटबॉल इंडियन सुपर लीग्स को। ठीक है, तो उसको यहाँ पे एक डायरेक्शन दिखाया गया है कि ऐसा यहाँ पे किया जा सकता है। देखिए हुआ क्या है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। इंडियन सुपर जो लीग्स है वो इस महीने से स्टार्ट होना था। ओके, 13 या 14 सितंबर से स्टार्ट होना था, बट अभी ये रोक दिया गया है, अभी इसको होल्ड कर दिया गया है। या आप देख सकते हैं शेड्यूल टू बिगिन दिस मंथ द प्रीमियर कंपटीशन has been in limbo ever since the Football Sport Development Limited जो FSDL जो है which is organizer of Indian Super League announced on July 11 that 2025 session will be put on hold। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि 2025-26 का जो सेशन है ISL का, इसको अभी के लिए होल्ड किया जाए। अब ये क्यों होल्ड किया जाए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक जो रोड मैप है ये यहाँ पे दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो मैच है ये आपको मे बी हो सकता है अक्टूबर के लास्ट में आपको ये स्टार्ट होता हुआ देखने को मिले, फॉलोड बाय ISL इन दिसंबर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ISL आपको कब मिलेगा स्टार्ट, दिसंबर में स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। बट ये ऑन होल्ड क्यों है ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 2010 में AIFF ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, किसके साथ ये इंपॉर्टेंट है, किसके साथ साइन किया था, FSDL के साथ साइन किया था, इसको लिख लीजिएगा। AIFF ने एक 15 ईयर का मास्टर राइट एग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ, FSDL के साथ, जिसके थ्रू इनको यहाँ पे ISL चलाने का परमिशन मिल गया। ओके, और ये जो परमिशन मिला ये कब से मिला, इट वॉज किक्ड ऑफ इन 2014। ये जो लाइन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 2010 द AIFF साइंड अ 15-year मास्टर राइट एग्रीमेंट विद FSDL, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्री एंड स्टार स्पोर्ट्स टू रन द ISL विच इवेंचुअली किक्ड ऑफ इन 2014। द FSDL इज AIFF's commercial partner and pays Indian football custodians an annual sum of 50 crore for the rights to broadcast, commercialize and manage Indian football, including the national team. But this agreement runs on till December 8, 2025। अब ये इशू यहाँ से है, दिसंबर 8, 2025। जो यहाँ पे ISL का जो प्रोग्राम चल रहा है, जो यहाँ पे मैचेस चल रहा है, ये 8 दिसंबर को क्रॉस कर रहा है।
ओके 8 दिसंबर को क्रॉस कर रहा है, मतलब कि डेडलाइन को क्रॉस कर रहा है। अब डेडलाइन को क्रॉस करेगा उससे पहले यहाँ पे नए एग्रीमेंट्स तो होने चाहिए ना कंपनी के बीच में, तब ये इशू यहाँ पे ये है कि अभी यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है और इसी को लेके यहाँ पे ये जो लीग है इसको होल्ड किया गया है। ओके होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये 15 साल का एग्रीमेंट था जो कि अभी आपको ये खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है 8 दिसंबर 2025 को, और इसके मैचेस 8 दिसंबर 2025 के बाद भी शेड्यूल हैं, बट ये यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई फ्रेमवर्क नहीं बना है इसको लेके, इसलिए विद होल्ड किया गया है। होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे आने वाले टाइम में देखिए नया फ्रेमवर्क्स बनाने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से आपको ये जो मैच है ये आपको लेट स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा आफ्टर अक्टूबर। होप आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मैच अक्टूबर के बाद में। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 12th पेज। टूरिस्ट पिलग्रिम्स स्ट्रैंडेड इन नेपाल। जो टूरिस्ट हैं, पिलग्रिम्स हैं, ये नेपाल में फंसे हुए हैं। लगभग 600 से ज़्यादा यहाँ पे जो इंडियन पिलग्रिम्स हैं वो यहाँ पे मानसरोवर यात्रा के लिए गए हुए थे और वो यहाँ पे फंस गए हैं, वो यहाँ पे नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि एयर इंडिया और इंडिगो की यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है विद द स्पेशल फ्लाइट, ताकि यहाँ पे जो फंसे हुए इंडियंस है, स्ट्रैंडेड इंडियंस है, उसको वापस से हमारे देश में लेकर आया जा सके। ओके लगभग 600 पिलग्रिम्स यहाँ पे फंसे हुए हैं और इनको यहाँ पे निकालने की कोशिश जारी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। ये पूरी पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ या फिर पॉलिटिकल आर्टिकल्स एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। 14th पेज पे मूव करते हैं। एयरपोर्ट फेस यूज़र फी कट्स फॉर पुअर पैसेंजर सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट जो है ये यहाँ पे एक फी कट यहाँ पे फेस कर सकते हैं फॉर द पुअर पैसेंजर सर्विसेज। अब ये क्या है पुअर पैसेंजर सर्विसेज क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और कुछ फैसिलिटीज़ को यहाँ पे हाइड आउट किया जाता है। मे बी बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसा क्लेम करती हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आर्टिकल के थ्रू यहाँ पे बताया गया कि एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाएगा टू मॉनिटर द सर्विस डिलीवरी। एयरपोर्ट उन सर्विसेज को यहाँ पे दे रही है कि नहीं उसको मॉनिटर करने के लिए थर्ड पार्टी को अपॉइंट करने की बात की जा रही है। अब वो कौन कौन सी सर्विसेज है भैया, सर्विसेज में यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड है। आपके जो टर्मिनल गेट पे आप जो रुकते हैं ना, वेटिंग टाइम वो इंक्लूडेड है। दूसरा चेक इन टाइम इंक्लूड है। तीसरा सिक्योरिटी का स्क्रीनिंग इंक्लूड है इनसाइड द एयरपोर्ट। चौथा अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्प डेस्क ये इंक्लूडेड है। पांचवा टाइम टेकन टू ट्रैवल बिटवीन वेरियस टर्मिनल ये इंक्लूडेड है। क्लॉक रूम इंक्लूडेड है। सेंसरी रूम फॉर द ट्रैवलर्स विद स्पेशल नीड ये भी इंक्लूडेड है। एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ ई गेट्स ये इंक्लूडेड है। डिजी यात्रा इंक्लूडेड है और सेल्फ बैगेज ड्रॉप ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है सर्विस डिलीवरी में। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके क्लीनलीनेस का लेवल अच्छा होना चाहिए विच वॉज कंडक्ट बाय द एयरपोर्ट स्टाफ। ओके जो वाईफाई का अवेलेबिलिटी है इसका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। ओके और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है जिसको अपॉइंट किया जाएगा या फिर किया जाता है, ओके उनको यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे जो एक जो यहाँ पे डेवलपमेंट यूज़र है वो लगभग 129 रुपये के आसपास पे करता है और इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स है वो यहाँ पे 650 रुपये के आसपास पे करता है फॉर द इकोनॉमिक क्लास। ओके और बिजनेस क्लास के लिए 810 रुपये। बेंगलुरु एयरपोर्ट पे एक डोमेस्टिक ट्रैवलर 550 रुपये पे करता है और 1500 यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवलर पे करता है। मुंबई एयरपोर्ट पे 175 रुपये डोमेस्टिक ट्रैवलर पे करते हैं और दोस्त हु आर ट्रैवलिंग अब्रॉड 695 रुपये वो पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर इतना पैसा वो दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सर्विसेज अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे उनके जो फी कट हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बिजनेस सेक्शन में इंडिया सेट टू बी अमंग द टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन इन 2047। यहाँ पे देखिए विथ लेस दैन 1% ऑफ शेयर शिप बिल्डिंग ग्लोबली इंडिया इज ऑन कोर्स टू बी अमंग द वर्ल्ड टॉप 5 कंट्री इन दिस एरिया। आगे आने वाले टाइम में अगले 5 साल में हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 2030 तक यहाँ पे हमारा सपना है कि हम टॉप 10 की रैंकिंग में आ जाएं और 2047 तक हमारा ये मेन एम है कि हम विद इन टॉप 5 की रैंकिंग में आएंगे। ओके और आने वाले टाइम में देखिए इसमें जो कॉम्पिटिटिवनेस लेवल है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा।
होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, मूव करते हैं। देखिए अभी आज के डेट में ग्लोबली हमारा पोजीशन कितने नंबर पे है? 16th पोजीशन पे है इन दिस सेक्टर, शिप बिल्डिंग सेक्टर में। ओके, अब इसको नीचे लाकर यहाँ पे टॉप 5 में लाने की बात की जा रही है, तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे सेक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड सेक्शन में पोलैंड शूट्स रशियन ड्रोन्स दैट एंटर्ड एयर स्पेस ड्यूरिंग केव स्ट्राइक्स। ठीक है, तो देखिए केव स्ट्राइक के टाइम पे जो ड्रोन का यूज़ किया जा रहा था वो गलती से पोलैंड के जो एयर स्पेस है उसमें घुस गए, जिसकी वजह से पोलैंड का जो एयर स्पेस है वो वायलेट हुआ और पोलैंड ने क्या किया, अपने डिफेंस में उन्होंने रशियन जो ड्रोन्स है उसको शूट डाउन कर दिया। अब ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे ड्रोन्स गए हैं पोलैंड में, पोलैंड के एयर स्पेस में, वो यहाँ पे डिविएट होके गए हैं, मतलब कि उनको जैम कर दिया गया, उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं था और वो फ्लोट होके कहाँ चला गया, पोलैंड में चला गया और पोलैंड ने क्या कर दिया, इसको शूट डाउन कर दिया। ऐसा यहाँ पे बेलारूस ने ये स्टेटमेंट मेड किया है। ओके, होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। और कुछ है नहीं आज के इस न्यूज़पेपर में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.